बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको फिर दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि हमारे पास जब फंक्शन हम डिफाइन किया था हमने, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा था। तो हम ये कहते थे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है किस पे, x पे। यानी अगर आप किसी वेरिएबल को कुछ और वेरिएबल्स के फंक्शन के तौर पे लिख सकते हो, हम कहते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं हम। लीनियर डिपेंडेंस, सबसे पहले लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। द वेक्टर्स v1 v2 up to vm belongs to v are said to be linearly dependent over f if ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है इससे पीछे, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो और प्लस am vm। ये a1 a2 am जो है ये कोई ना कोई स्केलर्स हैं हमारे पास। और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो वेक्टर के आ जाए, तो फिर ज़ीरो वेक्टर के आ जाए, लेकिन सारे के सारे ये जो ए आईज़ हैं a1 a2 सब अप टू सो ऑन am, ये सारे के सारे ज़ीरो ना हों, इनमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसको इस तरह से कह सकते हैं आप कि अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए, आपको पता है कि जब आप होमोजीनियस इक्वेशंस को डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन होता है कि हमारे पास a1 a2 am से सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं, तो फिर भी ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। अगर जब सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं तो तब हम कहते हैं कि वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो, तो फिर क्या हमें चाहिए होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास से a2 a3 और a5 जो है वो नॉन ज़ीरो थे। तो जब आप बाकियों की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि बाकी सारे ज़ीरो थे, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये टर्म्स बचेंगी। देन अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से a5 v5 को इधर रखें, इन दोनों को जब आप उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और जब आप a5 पे डिवाइड करेंगे तो v5 आपको इक्वल आ गया a2 ओवर a5 v2 प्लस माइनस a3 ओवर a5 v3। तो आपने देख लिया कि जो v5 है उसको हमने दो और वेरिएबल्स के सम के तौर पे लिख दिया, तो वो डिपेंडेंट बन गया। ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। करना आपने क्या है, यहाँ से क्या फाइंड करना होता है कि अगर इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Vectors v1 v2 vm are not linearly dependent, then they are said to be linearly independent। इस बात का क्या मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ये वेक्टर तब होंगे जब ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के इक्वल हो और ये सारे के सारे ए आईज़ यानी a1 a2 am ये भी सारे के सारे ज़ीरो हों। यानी इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, या इसे कह सकते हैं आप कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा अगर और कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पीछे हमने क्या था कि नॉट ऑल ए आईज आर ज़ीरो, कि ये सारे के सारे ज़ीरो ना हों, इनमें से कोई एक या दो या तीन नॉन ज़ीरो हो जाएं। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ये सारे के सारे ज़ीरो हों और तभी ही ये एग्जिस्ट करे, तो फिर हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस केस में हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है v1 v2 vm, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये सारे के सारे वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपकी बुक में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 18 और 17 और 18 हम वो कर लेते हैं जो इसके रिलेटेड है। शो करना है हमने कि वेक्टर्स हमारे पास 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 बिलोंग्स टू R क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। कि हमारे पास वो जो स्केलर्स हैं, जहाँ पे हमने a1 a2 a लिए थे, हमने यहाँ पे abc ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे ज़ीरो हों तब ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। हम तीन स्केलर ले लिए हमने a b c और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया, और इक्वल टू किसके होगा, वो ज़ीरो वेक्टर के होगा। हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होता है, इस शक्ल का ज़ीरो वेक्टर ये होता है। अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a0 0, ये b0 b0 और ये 0 0 c, जब आप इनको ऐड करेंगे तो a प्लस ज़ीरो a आ जाएगा, 0 प्लस b प्लस 0 b आ जाएगा, और 0 प्लस 0 प्लस c आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब
यूक्लिडियन स्पेस में जब भी दो ट्रिपलेट्स इक्वल होते हैं या ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ट्रिपलेट है, तो क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, पहली के इक्वल दूसरी के और तीसरी के। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी 0 आ गई, बी की भी 0 आ गई और सी की भी 0 आ गई। और इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल टू 0 वेक्टर है इफ़ एंड ओनली इफ़ के तीनों आपके स्केलर्स 0 हों। तो क्या हमारे पास प्रूफ होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाता तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे पास अगली एग्जांपल में आ रहा है, एग्जांपल नंबर 18 में कहा हुआ है कि शो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमारे पास 4 वेक्टर हैं, तो करना क्या है, हमें 4 स्केलर चाहिए, तो हमने ले लिए ए बी सी डी, 4 स्केलर लिए, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया और इक्वल टू 0 0 0 हो गया। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और इक्वेट किया हमने, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि इनमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 2 और 3, इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस कर दिया आपने, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। माइनस करने से हमारे पास क्या आया, -3a + b - 4c = 0। इसको आपने 4 कह दिया। इस नंबर 4 इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन में जब आप ऐड करेंगे, ये -3a + 3a 0 हो जाएगा, +b - b 0 हो जाएगा, -4c + 4c 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2d = 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d = 0। जब आप d की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन है ये बनेगी b + 2c। b + 2c = 0 का मतलब क्या है, b = -2c। हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली और इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। 4 और 5 को जब आप d पे 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। इसमें आप d की जगह पे 0 पुट किया और b की जगह पे -2c पुट किया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ गया -3a = 6c। क्योंकि b की जगह पे c आ जाएगा तो ये c ऐड हो जाएंगे, -2 -4 -6 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, a = b = -2c और d = 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a b और c ये 0 नहीं हुए, इनकी वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास इनमें सबसे स्मॉल आ रहा होता है हम उसकी जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। अगर मैं c की जगह पे 1 पुट करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आती है -2 और b की वैल्यू भी आती है -2। तो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -2 आपने यहाँ पर पुट कर दिए। और पुट करने से हमने ये चेक किया कि ये आंसर जो है ये 0 0 0 आ रहा है, यानी कि हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो स्केलर्स होने के बावजूद ये 0 वेक्टर आ रहा है। इसके बाद का मतलब क्या हुआ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेफिनेशन और है, हम पहले उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन है बेसिस। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की आपको समझ आ गई। स्पैनिंग की भी आपको समझा दिया था कि जब किसी वेक्टर स्पेस को कोई जनरेट करे तो हम कहते हैं वो सेट स्पैन कर रहा है। हमारे पास एक सेट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों जो क्या करें, स्पैन करें किसी वेक्टर स्पेस v को। स्पैन का मतलब क्या है, जनरेट करें, हमने पीछे पढ़ा है। तो v को जनरेट भी कर रहे हो, यानी कि v का हर वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो फिर हम कहते हैं कि वो v को स्पैन कर रहा है या v को जनरेट कर रहे हैं। ये वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के v के वेक्टर्स को जनरेट कर रहे हैं और वो वेक्टर सारे के सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। ये दो कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो जो सेट है उन वेक्टर्स का वो बेसिस है, किसके लिए, v के लिए। अगर हमारे पास v, जैसे आपने ट्रिवियल स्पेसेस पढ़ी थी, तो अगर आपके पास 0 स्पेस है तो फिर उसका वेक्टर बेसिस 0 वेक्टर होती है, अदरवाइज हमेशा नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होते हैं। हम क्योंकि r³ पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो वेक्टर है e1 ये, e2 ये और e3 ये, जो हम पीछे पढ़ के आए थे, ये स्पैन भी करता है। r³ को हमने पढ़ा हुआ है और अभी पिछली एग्जांपल में हमने चेक कर लिया कि ये तीनों के तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। एग्जांपल नंबर 17 में हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये स्पैन भी करते हैं r³ को। r³ का हर वेक्टर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। ये काम भी हमने किया था पिछले लेक्चर में। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिस है किसके लिए, r³ के लिए, और इस बेसिस को हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस है। ज़रूरी नहीं कि किसी स्पेस के लिए सिर्फ एक ही बेसिस हो, एक स्पेस के लिए बेशुमार बेसिस हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस सिर्फ एक ही होती है, वो इस फॉर्मेट की होगी।
अगर सपोज आपके पास स्पेस आर स्क्वायर है तो वो हमारे पास 0 1 और 1 0 बस दो वेक्टर होंगे उसमें। अगर आर 4 है तो 1 0 0 0 फिर 0 1 0 0 फिर 0 0 1 0 और 0 0 0 1 इस शक्ल के वेक्टर होंगे। तो बेसिस की आपको समझ आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कि है 6.2। 6.2 में हमने ज़्यादातर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमने चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं R4, ये 4 टुपल है, 4 टपल। तो हमने क्या किया, आपके पास 1 2 3 वेक्टर हैं तो हमें 3 ही स्केलर्स चाहिए। तो हमने 3 स्केलर्स ले लिए ABC रियल नंबर्स में से, और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दिया हमने। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ रही हैं। क्योंकि इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हर कोऑर्डिनेट की एक इक्वेशन, 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो हमने क्या किया, हमने पहली 2 इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया और वहाँ से ABC की वैल्यू हमने निकाल ली किसी K की फॉर्म में। ये काम आप लोग ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं हम, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। कि सबसे पहले आप A लिखते हैं, फिर -B, फिर C, अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हों फिर -D, फिर E, फिर -F, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाता है। A -B C लिख दिया हमने। उसके बाद जब आप A के डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे वैल्यू, आप A वाला कॉलम छोड़ेंगे। उसके बाद 9 3s are 27 -8 2s are 16। फिर उसके बाद -B है, फिर आपने B वाला कॉलम छोड़ा, 9 1s are 9 और 3 2s are 6। या माइनस वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मेट में आ रहा है। और उसके बाद C आ रहा है तो आपने लास्ट कॉलम को छोड़ा, तो 8 1s are 8 -3 3s are 9, 8 9 आ गया इज इक्वल टू K। तो जब आप इनको सेपरेटली इक्वल टू K रखेंगे तो A की वैल्यू क्या रहेगी, 27 -16 11 K आ गया। तो ये -B है, 9 6 3 है, तो ये माइनस नीचे आएगा -3 हो जाएगा, -3 K और C इक्वल टू -K। जब आप ABC की ये वैल्यूज़ रिमेनिंग 2 इक्वेशन में पुट करेंगे, ये याद रखें कि जहाँ से आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं उनमें पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जिनमें से नहीं निकाली उनमें जब आपने पुट किया तो उनका भी हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, आप चेक कर लें कि जब इसको पुट किया हमने आपके पास इक्वेशन ये बन गई। अब आप ये देखें कि -4 और -11 -15 हो गए, -15 और +15 इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, K की वैल्यू का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं, K की कोई भी वैल्यू होगी तो ये इक्वेशन ट्रू रहेगी। सिमिलरली 44 के -21 के -23 -21 -23 ऐड करेंगे, -44 +44 0। यानी K की वैल्यू जो भी हो जाए उसके लिए ये इक्वेशंस ट्रू हैं। इसका मतलब है K की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए भी ये इक्वेशंस ट्रू हैं। दोबारा बता रहा हूँ, K की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए भी ये इक्वेशंस ट्रू हैं, यानी सिर्फ ज़ीरो के लिए नहीं, नॉन ज़ीरो के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रिवियल तो है ही है, K की जगह 0 पुट करेंगे तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन K की जगह आप 0 की बजाय कुछ और भी पुट कर लें, 1 2 3, तब भी ये सेटिस्फाई हो रही हैं। मतलब आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। 1 का सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास, 3 और वेक्टर दे दिए हमने, 3 स्केलर लिए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा इक्वल टू 0। फिर हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। 4 इक्वेशन के बाद हमने फिर दोबारा पहली 2 इक्वेशन में से ABC की वैल्यू फाइंड की इन द टर्म्स ऑफ K। A की जगह पहला कॉलम छोड़ेंगे, -6 2s are -8 और उसके बाद 1 1s are 1, -8 -1 के 9 हो गए, नहीं सॉरी, -6 2s are -12 और -1 -12 -1 कितने हो गए, -13 हो गए। फिर -B आ गया, आपने ये मिडल कॉलम छोड़ा, -6 1s are -6 और -2 1s are -2, -6 -2 ये -2 था तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -6 + 2 -4 हो गया, अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद C के बाद आपने ये वाला कॉलम छोड़ा, फिर आपने यहाँ से पहले मल्टीप्लाई किया, 1 1s are 1 -2 2s are -4, यानी 1 -4 1 + 4 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। आपने ABC की वैल्यू फाइंड कर ली इन द टर्म्स ऑफ K, और इन वैल्यूज़ को जब आप बाकी रिमेनिंग 2 इक्वेशंस में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होती। आप चेक कर लें, यहाँ पे 4 A की जगह पे 13 पुट कर देंगे,
और सी की जगह पे क्या 5k पुट कर देंगे। ये 5k है और ये -13 4 आर -52k, -52k प्लस 5k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं करती अनलेस k की वैल्यू 0 हो जाए, यानी k की सिर्फ वैल्यू 0। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये -k 52k थे और यहाँ पे 5k। अगर k की जगह 0 पुट कर दें, 0 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी k की सिर्फ 0 वैल्यू के लिए ये बात सेटिस्फाई हो रही है। लास्ट के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि k की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू था, यानी नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए भी ये इक्वेशंस ट्रू थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ 0 की जगह के लिए ट्रू हो रहा है। मतलब सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है आपके पास, तो ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वन के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने शो करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं रियल में और लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं रैशनल नंबर में। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर, ये भी फील्ड है, आपने पढ़ा हुआ है कि क्यू, आर और सी कम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों फील्ड हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये रियल नंबर में लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। लेट्स सी, दो वेक्टर हैं हमारे पास, तो आपको दो स्केलर्स चाहिए, तो हमने ए बी लेट कर लिए, ए और बी इक्वल टू, हमने इसको 0 वेक्टर के रख लिया। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनेगी 3√2 इंटू ए, 3 + √2 इंटू ए प्लस 7b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1 + √2 इंटू ए प्लस 1 + 2 इंटू √2 इंटू बी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं बी की जगह पे 1 रख लें, तो फिर 1 में से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे हम 1 रख लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू -7/3 प्लस √2। और जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इस सारे का सोल्यूशन हमारे पास 0 आ जाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू अगर ये हो और बी की वैल्यू 1 हो, तो तब भी इसका आंसर 0 आ रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास ए और बी की नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए भी ये बात ट्रू आ रही है। ट्रिवियल सोल्यूशन आपने पढ़ा है कि जब सबकी वैल्यू 0 हो सिर्फ, तभी अगर ट्रू हो तो वो ट्रिवियल होता है। ए की नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए भी अगर ये बात ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपके पास आ गया। मतलब क्या हुआ कि लीनियरली डिपेंडेंट है किस में, रियल नंबर्स में। क्यों? क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि रैशनल्स के लिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपने सी और डी दो रैशनल्स ले लिए और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया इसको, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये और ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई 3c + 7d + 2 इंटू √2c, और ये आ गई c + d + c + 2d इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि 3c + 7d इक्वल टू 0 और √2c इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a + b इक्वल टू 0 हो और a और b दोनों 0 ना हो, सॉरी a और b दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ना हो, तो a भी 0 के इक्वल होता है और b भी 0 के इक्वल होता है। तो 3c + 7d इक्वल टू 0 और √2c इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जब आप √2c इक्वल टू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद जब आपने c + d इक्वल टू 0 रखा, दूसरी इक्वेशन में से c + d 0 को रखा, यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट करें 0, तो d की वैल्यू भी क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि c और d दोनों जो आपने दो स्केलर्स सपोज किए थे, वो दोनों की वैल्यू 0 आती है, तो ये वाली इक्वेशन ट्रू होती हैं, उसके अलावा नहीं होती। मतलब सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे रैशनल्स में। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज u, v and w are linearly independent vectors, prove that u + v - 2w, u - v - w और u + v are linearly independent। u, v और w हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीन वेक्टर बन रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास 2 या 3 वेक्टर्स का सम भी एक वेक्टर ही आता है। आपने वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, वेक्टर एडिशन हमारे पास डिफाइन है। तो ये 1 2 3 ये 3 वेक्टर्स भी हमने प्रूव करने हैं कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। 3 वेक्टर हैं तो हमें 3 स्केलर्स चाहिए, हमने ए बी सी 3 स्केलर्स ले लिए।
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया हमने, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, एक स्केलर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब यहाँ से हमें ये पता है कि u, v और w लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। लीनियरली इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि जितने भी स्केलर्स हैं वो सबकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो ही आती है। तो यहाँ से आपने तीन इक्वेशन बन गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो और -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 2 में से हम a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, चेक करें कि माइनस बी उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू बी आ गया हमारे पास। उसको जब आप बाकी दो इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -2b प्लस सी और -3b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या मतलब है ए बी सी इन तीनों की वैल्यू भी ज़ीरो ही आती है, कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है ए बी और सी में, तो ए बी सी की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो फिर हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। ये दो इक्वेशंस को जब आपने माइनस किया एक में से दूसरी को, पहली में से दूसरी को, तो 2b प्लस -3b यानी 2b प्लस 3b 5b हो जाएंगे, और c में से c माइनस कर दिया 0, 5b इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू आप पुट करें यहाँ पर तो a b इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या आ रहा है उसकी वैल्यू जब वापस पुट करेंगे तो c b इक्वल टू 0। तो a b c हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और वो ए बी सी तीनों वेक्टर्स के तीनों स्केलर्स क्या आ गए, ज़ीरो आ गए। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कि हमें गिवन वही कंडीशन है कि u, v और w लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब आपने प्रूफ ये करना है कि ये तीन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये पार्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट हो गई।